एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर आरती ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि वैन ने सिर्फ 2 ही हफ्तों में रैम्पार्ट्स को तैयार कर दिया। पाना भी वहां पर आकर वैन की तारीफ करती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि हम लोगों ने भी मदद करी है, पर इतने कम समय में इसे बना पाना काफी शॉकिंग है। तो वैन कहता है कि जब यहाँ पर और भी लोग आएंगे जैसे मर्चेंट्स वगैरह या फिर एडवेंचर्स वगैरह, तो हम लोग और भी घर बनाएंगे। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे काफी जेलसी हो रही है, मेरा भी खुद की एक लैंड को बनाने का सपना हुआ करता था, पर कोई बात नहीं, अगली बैटल में मैं और ज्यादा ग्लोरी को अर्न करूंगी और अपने लिए खुद एक जमीन मांगूंगी। वैसे ये बताओ कि रैम्पार्ट्स के ऊपर तुमने ये कैनन जैसी चीज क्या लगा रखी है? तो वैन बताता है कि ये बैलिस्टाए हैं, पहले जो मैंने ये बनाए थे उससे ये थोड़े से बड़े हैं। इस नई वाली कैनन के अंदर 2 जगह है तीर शूट करने की, यानी एक ही बारी में 2 शूट करी जा सकती है तीरें। ऐसा बोलकर वो कामसीन से कहता है कि चलो एक तीर को फायर करके दिखाते हैं। तो वो भी मान जाता है और अब सिग्नल मिलने पर वो एक तीर चला देता है और हम लोग अब देखते हैं कि ये तीर की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि सामने काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही वैन तो काफी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि हाँ, मुझे ऐसी ही चाहिए थी। पाना अब उसे कहने लगती है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावरफुल बैलिस्टे हैं। तो वैन कहता है कि हाँ, हमारे पास ऐसी 100 और हैं। पाना अब हैरान होकर कहती है कि ऐसी बात है तो मैं भी एक खरीदूंगी, तुम इसके कितने पैसे लोगे? तो वैन कहता है कि माफ करना, पर ये बेचने के लिए नहीं है। इस पर अब पाना शौक हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, तुम मुझे ये ऐसे दे दो और बदले में मैं तुम्हारी कभी मदद कर दूंगी। तो वैन भी अब उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये एक दे दूंगा। वैसे तुम इसे लेकर कैसे जाओगी और साथ में इसकी तीरें भी तो लेकर जाओ। तो पाना कहती है कि दिखने में ये काफी भारी लगता है, पर कोई बात नहीं, मैं गैरेज में इसे भिजवा दूंगी। और रही बात इन तीरों की, तो ये तीर लोहे की बनी है, तो मैं इन्हें खुद क्राफ्ट करवा लूंगी। ये सुनकर कामसीन अब उसे कहता है कि मेरी ये एक एडवाइस है कि आप वैन की बनाई हुई 1 या फिर 2 तीरों को लेकर जाओ। तो पाना पूछती है कि क्यों? तो कामसीन अब उसे अपनी तलवार दिखाकर कहता है कि इसे वैन ने ही बनाया है। उसे देखकर वो कहती है कि ये तो नॉर्मल से ही तलवार लग रही है। तो कामसीन कहता है कि क्यों ना आप इसे टेस्ट कर लो, एक ऐसी तलवार ले आओ जिससे आपको दिक्कत ना हो कि अगर वो टूट जाए तो पाना अपनी वही तलवार निकाल लेती है जो कि वो यूज कर रही थी। वो कहती है कि अगर ये टूट गए तो भी कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी इसे काफी यूज कर लिया है, देखते हैं कि तुम्हारी तलवार क्या ही कर लेगी। इसके बाद अब कामसीन भी अपनी तलवार निकालकर सीधा हमला कर देता है उस तलवार के ऊपर। वहीं पाना को तो लग रहा होता है कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अब वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसके तलवार के तो 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर अब वो हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये किस मटेरियल से तलवार बनी है? तो वैन कहता है कि इसे बनाने के लिए मैंने तो नॉर्मल आयरन का ही यूज किया है, यानी कि लोहे का। तो पाना कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब जो तीरें हैं वो भी तुमने बनाई हैं और वो भी ऐसी हैं जैसी ये तलवार थी। तो वैन कहता है कि हाँ, वो तीरें 2 या फिर 3 आर्मर लिजर्ड को चीर सकती हैं। ये सुनकर सभी फिर से हैरान हो जाते हैं। पाना भी कहती है कि ठीक है, मुझे इस कैनन के साथ कुछ तीरें भी दे दो। तो वैन भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद अब पाना कामसीन का शुक्रिया करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे पावरफुल तीरें भी मिल गई। तभी अचानक से वो लोग अब देखते हैं कि ऑर्थो और उसकी पार्टी अब जंगल से काफी जोर से भागते हुए आ रहे हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि उन लोगों के पीछे एक काफी बड़ा ड्रैगन लगा हुआ है। और तो अब वैन से कहते हैं कि माफ करना, हम इससे पीछा नहीं छुड़वा पाए, हम लोग इसे डिस्ट्रैक्ट करे रखेंगे, इस मौके का फायदा उठाकर तुम सभी लोग को विलेज में ले जाओ। ये सुनकर वैन कहता है कि लेकिन अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो ये लोग खुद खतरे में आ जाएंगे। क्या हम लोग को इस ड्रैगन से अभी फाइट करनी चाहिए? अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो विलेजर्स की जान खतरे में आ जाएगी। उसे परेशान देखकर पाना कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि ये ड्रैगन काफी जल्द यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो वैन भी मान जाता है और अब वो औरतों से कहता है कि इस ड्रैगन को यहीं पर लेकर आ जाओ, हम लोग इसे कैनन से शूट करेंगे। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं। इसके बाद पाना भी अपने साथियों से कहती है कि आज हम लोग इसी फॉरेस्ट ड्रैगन से लड़ेंगे जो कि एक मिडिल क्लास का ड्रैगन है। जल्दी से आरते को विलेज में सेफली ले जाओ और बाकी सभी लोग जाकर रैम्पार्ट के ऊपर चले जाओ। इसके बाद अब वैन भी आरते के पास आ जाता है और कहता है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर खतरा आ रहा है। मुझे लगता है कि ये फॉरेस्ट ड्रैगन काफी पावरफुल होते हैं, पर चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी एनहेंस्ड कैनन है, हमारे साथ अभी पाना भी है। हम शायद इसे हरा तो नहीं पाएंगे पर हम लोग हारेंगे भी नहीं। तो आरती भी कहती है कि ठीक है। जिसके बाद अब वैन टिल से कहता है कि आरती को सेफली अंदर ले जाओ और डी और उसके साथियों को भी बुला देना। तो वो भी कहती है कि ठीक है। इसके बाद अब वैन अब सोचने लगता है कि जो ये उड़ने वाला मॉन्स्टर है, यानी कि फ्लाइंग जो दुश्मन होते हैं, वो काफी परेशानी देते हैं। अगर ये विलेज तक पहुंच जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। वैन अब सभी
सभी से कहता है कि कैनन्स को तैयार करो और कोशिश करना कि औरतों की पार्टी को तुम लोग हिट ना करो। हम लोग सबसे पहले इस ड्रैगन को ग्राउंड पर लेकर आएंगे, उसी के बाद तुम लोग इसके पंखों के ऊपर हमला करना। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं। तभी अचानक से औरतों की पार्टी का एक एडवेंचरर अब नीचे गिर जाता है, जो देखकर उसके साथी रुकने वाले होते हैं। तो वो एडवेंचरर कहता है कि तुम लोग मेरी चिंता मत करो, तुम लोग चले जाओ। वहीं पर वो रुकते नहीं है। दूसरी तरफ ऑर्थो अब साइड होकर उस ड्रैगन को अपने पीछे लगाने की कोशिश करता है, पर वो ड्रैगन उसके पीछे लग ही नहीं रहा है। ये देखकर मोटा भाई के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती है, वो उस ड्रैगन के ऊपर अपनी तलवार फेंक देता है। इस वजह से वो ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और अब वो मोटा भाई के पीछे पड़ जाता है और अब इसी मौके का फायदा उठाकर उसका साथी अब भाग जाता है। ऑर्थो भी कहने लगता है कि चलो हम लोग रैम्पार्ट की तरफ चलते हैं, जिस पर अब मोटा भाई डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग सही में मुझे छोड़कर जाओगे क्या। तो ऑर्थो कहता है कि तुम हमारी पार्टी के सबसे तेज दौड़ने वाले मेंबर हो, मुझे विश्वास है कि तुम जिंदा भागकर वापस आ जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन अब मोटा भाई के पीछे ही होता है और अब वैन के कहने पर लोग अब कैनन चला देते हैं, पर वो ड्रैगन उस अटैक को डॉज कर लेता है। इस पर वैन घबरा जाता है और कहता है कि जब तक ये ड्रैगन रुकेगा नहीं, हम लोग इसके ऊपर एक हमला नहीं कर पाएंगे। तो अभी वो देखता है कि पाना तो अब रैम्पार्ट के ऊपर खड़ी है, जो कि वैन से कहती है कि इस ड्रैगन को तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी एक स्पेल तैयार करने लगती है। वो स्पेल काफी खतरनाक होती है, जिसे देखकर वैन कहता है कि पाना सही में एक टॉप क्लास की एलिमेंटल मेज है। हम लोग अब देखते हैं कि पाना सीधा अब उस ड्रैगन के ऊपर अपनी फायर का हमला कर देती है और अब ये हमला जाकर सीधा डायरेक्ट उस ड्रैगन को लग जाता है। इस वजह से अब काफी बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन अब इतना पावरफुल हमला लगने के बाद भी वो ड्रैगन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो अब वापस से खड़े होने की कोशिश कर रहा है, जो देखकर वैन भी अब सोचता है कि कुछ आर्मर लिजर्ड को हराने के बाद मैं काफी घमंडी सा हो गया था। मुझे लगा था कि मैं किसी भी मॉन्स्टर को मार सकता हूँ, पर ये ड्रैगन तो कुछ अलग ही लेवल पर है। और अब देखते ही देखते वो ड्रैगन फिर से खड़ा हो उठता है। वहीं वैन के कहने पर सभी लोग अब फिर से तीरे चला देते हैं, लेकिन वो ड्रैगन फिर से सभी अटैक्स को डॉज करके अब काफी तेजी से आगे आता है। वहीं कुछ तीरे तो उसके पंख पर लग जाती है, जिस वजह से वो ड्रैगन अब नीचे आ जाता है। तो वैन अब फिर से सभी से कहता है कि तीरे चला दो, तो सभी फिर से तीर चला देते हैं, लेकिन अब ड्रैगन फिर से सभी अटैकों से बचने लगता है। ये देखकर वैन भी हैरान हो जाता है कि इस ड्रैगन ने तो हमारे मूव्स के बारे में पता लगा लिया। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि ऑर्थो की पार्टी अब सेफली वापस आ जाती है, जिसे देखकर वैन कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि सभी लोग सेफ वापस आ गए हैं, पर अगर हम लोग यहाँ पर रुकेंगे तो हम लोग खुद खतरे में आ जाएंगे। वही पाना अब वैन से कहती है कि मैं तुम्हें टाइम बाय करके दूंगी, उस समय का यूज करके तुम विलेज में चले जाना। ऐसा बोलकर अब वो फिर से उस ड्रैगन के ऊपर फायर का हमला कर देती है, लेकिन ड्रैगन फिर से डॉज कर लेता है, जो देखकर पाना अपनी फायर को उसी की ही डायरेक्शन में भेज देती है और अब वो हमला उस ड्रैगन को लग जाता है, जिस वजह से वो फिर से जमीन पर आकर गिरता है और अब फिर एक बार काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर वैन भी अब काफी इंप्रेस हो जाता है पाना से और कहता है कि ये तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद अब पाना नीचे उतरती है। वो वैन से कहती है कि मैं सबसे पहले वापस जाऊंगी और इसे एक जगह पर रोकने की कोशिश करूंगी। तो वो भी मान जाती है और अब वो लोग भी अब अंदर जाने लगते हैं। वैन भी अब ऊपर खड़े लोगों से कहता है कि इसी मौके का फायदा उठाकर चलो विलेज की तरफ भागो। तो वो भी अब भागने लगते हैं और अब थोड़ी देर बाद वो ड्रैगन अब फिर से खड़ा उठता है। उसके पंख तो अब फायर की वजह से थोड़े बहुत जल चुके हैं, पर अब फिर भी वो उड़कर आता है और अब वो सीधा उसी कैनन के ऊपर हमला करके उसे तोड़ देता है। इस पर अब वैन भी घबरा जाता है और कहता है कि ये ड्रैगन अब सीधा हमारे ऊपर आएगा, अब हम लोग इसे कैसे रोकें। तो अभी वैन अब देखता है कि सामने अब उस ड्रैगन की तरफ एस्पाडा जाने लगता है। उसे देखकर वैन कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, अगर तुम नहीं भागोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा यहाँ से। जिस पर अब एस्पाडा कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, कम से कम मुझे टाइम तो बाय करने दो। इसके बाद वो ड्रैगन अब एस्पाडा के सामने ही आ जाता है, तो वो भी अब अपनी अर्थ मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन के ऊपर काफी ज्यादा चट्टानों को फेंक देता है। इस वजह से वो ड्रैगन अब नीचे ही फंस जाता है और अब उन्हें थोड़ा सा मौका मिल जाएगा विलेज में भागने का। इसके बाद अब एस्पाडा वापस जाने लगता है, जिसे देखकर वैन कहता है कि तुम चल के क्यों वापस जा रहे हो, भाग कर जाओ। तो वो कहता है कि मेरी उम्र हो गई है, मैं भाग नहीं सकता हूँ। ये सुनकर कामसीना वैन से कहता है कि एस्पाडा के साथ मैं रह लूंगा, अभी आप इतने विलेज में जाओ और वहाँ के डिफेंसेस को संभालो। तो वैन भी कहता है कि ठीक है और अब विलेज की तरफ जाने लगता है। वो देखता है कि विलेज तो अब काफी दूर है और मुझे कैसे भी करके और टाइम को बाय करना पड़ेगा, नहीं तो ये ड्रैगन फिर से हमारे ऊपर हमला करने आ जाएगा। तो अभी वो देखता है कि पाना तो अब विलेज के रैम्पार्ट पर चढ़ गई है। वो वैन से कहती है कि हम लोगों ने पोजीशन ले ली है,
हैं। उसे वहाँ देखकर वैन अब उसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी करो। तो वो भी मान जाती है और पूछती है कि मुझे क्या करना है। तो वैन कहता है कि जब ड्रैगन रैम्पार्ट तक पहुंचने वाला होगा तो अपने मैजिक का यूज करके इस ड्रैगन को एक जगह पर नीचे रोक देना। फिर उसके बाद हम लोग उसके ऊपर तीरों से काफी सारे हमले कर देंगे। तो पाना भी कहती है कि ठीक है, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि कोई मेरे कमाल के मैजिक को इतने यूजलेस काम के लिए यूज करेगा। तो वैन कहता है कि माफ करना, जब ये ड्रैगन मर जाएगा तो इसके मीट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पाना भी कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो ड्रैगन फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर वैन अब सभी से कहता है कि कैनन्स को तैयार करो। ऐसे बोलकर वैन सोचता है कि काश हम लोग को थोड़ा बहुत और समय मिल जाता है इस ड्रैगन को रोकने का। इस बात को डी सुन लेता है। वो वैन से कहता है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। हम देखते हैं कि डी अपने साथियों के साथ सीधा अब उस ड्रैगन से लड़ने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन काफी पावरफुल होता है। वो वैन के बनाए हुए वेपन्स को भी काफी दूर कर देता है, यानी कि वो उन लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है। उनकी भी हालत बेकार हो जाती है। वो खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं और अब ड्रैगन उनके पास पहुंच जाता है। वो उन्हें मारने ही वाला होता है, पर तभी एस्पाडा अपने अर्थ मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन को फिर से पीछे कर देता है और अब उन्हें मौका मिल जाता है वापस से पीछे हटने का। पर अब वो ड्रैगन फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन अब इतने में ही पानो को मौका मिल जाता है उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने का। वो अब एक काफी खतरनाक फायर स्पेल तैयार करती है और सीधा वो उसे उस ड्रैगन के ऊपर मार देती है। इसके बाद वैन सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से सारी तीरें चला दो। तो सभी लोग भी अब तीरें चला देते हैं। इससे वो ड्रैगन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और अब ये चेक करने के लिए डी सामने आता है कि ये ड्रैगन मरा या फिर नहीं। लेकिन अभी तक वो मरा नहीं है। वो खड़ा होकर फिर से हमला करने वाला होता है, लेकिन डी अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है और ऐसे वो ड्रैगन हार जाता है। ये देखकर वैन भी अब सभी से कहता है कि लो, हम लोग जीत गए हैं। जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी टिल और आरती भी अब वैन के पास आ जाते हैं। वो भी ये देखकर खुश हैं कि वैन ठीक है। तभी पाना भी वहाँ पर आ जाती है। वो अब वैन से कहती है कि वैन, तुमने काफी अच्छी कमांड दी, कांग्रेचुलेशन, तुमने एक ड्रैगन को मार दिया। अगर एक नॉर्मल सा विलेज होता तो वो आराम से इस ड्रैगन की वजह से खत्म हो जाता। तुम्हारे पास हीरोज हैं जैसे तुम्हारा बटलर एस्पाडा और डी, जिसने उस ड्रैगन को एक ही हमले में मार दिया। और तो और तुम्हारे पास इतनी पावरफुल कैनन भी है। विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी तीरें ड्रैगन की स्किन को भी चीर पाई। जिस पर वैन कहता है कि हाँ, लेकिन अभी भी मुझे उन्हें काफी ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। अगली बार मैं ऐसी कैनन बनाऊंगा जो कि एक ही बारे में 10 एरो शूट कर सके। इस पर अब पाना कहती है कि सब बाद में करना, अभी के लिए हम लोग को ड्रैगन स्लेइंग सेरेमनी मनानी चाहिए, क्योंकि डी ने उस ड्रैगन को मारा है तो उसे ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल गया। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सेरेमनी ही हो रही है। वैन ने अब सभी विलेजर्स को इकट्ठा कर रखा है। वो अब सभी से कहता है कि आज हमने फॉरेस्ट के राजा यानी कि फॉरेस्ट ड्रैगन को हरा दिया और ये काम करने में जिसने हमारी मदद करी, आज हम लोग उन्हें ऑनर करेंगे। और अब आगे की बातें विस्काउंट पाना करेगी। इसके बाद अब पाना भी स्पीच देना शुरू करती है। वो अब सभी से बताती है कि जिस फॉरेस्ट ड्रैगन को आज हम लोगों ने मारा वो काफी सारे विलेजेस को और टाउन को मैप से खत्म कर देता, यानी कि वो इतना ज्यादा पावरफुल था। कुछ फोर्ट्रेस सिटी तक आराम से उसे रोक नहीं पाती। लेकिन यहीं पर जो ये छोटा सा विलेज है, इसने उस ड्रैगन को हरा दिया, वो भी बिना किसी नुकसान के। जो डैमेजेस हुए हैं वो काफी छोटे हैं, जैसे कि रैम्पार्ट और 2 कैनन्स। अब मैं उन लोगों का नाम लूंगी जिसने इस बैटल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। पहली बारी आती है डी की, जो कि डिप्टी कमांडर है हाउस फेटियो शिवलरिक ऑर्डर का। उसने ही फॉरेस्ट ड्रैगन के सर को एक ही हमले में काट दिया। और अब अगली बारी आती है हमारे कमाल के एलिमेंटल मेज एस्पाडा की। उसके टैलेंट को हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। उसने ड्रैगन को काफी देर तक नीचे रोक कर रखा हुआ था। और अब लास्ट बारी आती है हाउस फेटियो के चौथे बेटे यानी कि वैन की। वैन का नाम सुनकर सभी लोग अब शोर मचाने लगते हैं। पाना अब कहती है कि वैन की नॉलेज, डिसीजन और जीनियस होने की वजह से वो 8 साल का है और उसका मैजिक का टैलेंट काफी कमाल का है। उसके इसी टैलेंट की वजह से इतने कम समय में विलेज के डिफेंसेस को इतना ज्यादा ताकतवर बना पाए हैं। फॉरेस्ट ड्रैगन से लड़ते हुए भी वैन ने चार्ज लिया था और इसी ही वजह से ये विलेज आज जीत पाया है। वहीं पर अपनी तारीफ सुनकर तो अब वैन भी शर्माने लगता है। वहीं सभी लोग भी अब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं पर वैन को देखकर पाना अब सोचने लगती है कि बचपन से लेकर अब तक मैं काफी सारे अलग अलग स्टेटस के लोगों से मिली हूँ, लेकिन आज तक मुझे वैन जैसा पर्सन कभी नहीं मिला। वह बताने लगती है कि उसका जन्म रॉयल कैपिटल में एक नाइट के तौर पर हुआ था, पर जब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैं मैजिक को यूज कर सकती हूँ, तब मुझे तुरंत ही काउंटी के हवाले कर दिया गया, जहाँ पर मुझसे काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करवाई गई थी। मुझे अपनी नींद को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता था एक स्क्वाड कमांडर बनने के लिए। धीरे धीरे करके लोगों को मेरे अचीवमेंट्स के बारे में पता चला। फिर मुझे 16 साल की उम्र में ही काउंटी शिवलरिक ऑर्डर का कमांडर बना दिया गया था। उसके बाद मैंने काफी सारी बैटल्स को जीता और काफी ग्लोरी अर्न करी, जिसकी
वजह से मैं एक नोबल बन गई। ये सब देखकर राजा बहुत खुश हुए और 6 साल बाद उन्होंने मुझे विस्काउंटेस का टाइटल दे दिया। पर एक दिन मुझे काउंट फैटिनाटो के द्वारा समन किया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपनी यंगेस्ट डॉटर की शादी एक ऐसे लॉर्ड से कराना चाहते हैं जो कि ऐसे विलेज का लॉर्ड है जिस विलेज के अंदर कुछ भी नहीं है। काउंट अब उससे कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, तुम्हें बस एक छोटे लड़के से ही डील करनी है, तो इतना मुश्किल काम होगा नहीं है। तो वो भी कहती है कि ठीक है। ऐसे बोलकर अब वो आरती से जाकर मिलती है जो कि काफी ज्यादा घबराई सी हुई थी। वो अब जाकर उससे अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि अगर वैन टैलेंटेड हुआ तो वो तुम्हारा फियोंसे बनेगा, पर अगर उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं हुआ तो मैं उसे रिजेक्ट कर दूंगी तुम्हारे लिए, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि लड़की टैलेंटेड है या फिर नहीं। अगर तुम टैलेंटेड हो तो तुम्हें कोई भी बंदी मिल जाएगी, और अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तो सभी तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। यानी कि गाइस, लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। वहीं आरती उसे कहने लगती है कि मेरे फादर मुझे नहीं चाहते हैं, इसी वजह तो वो मुझे फोर्सफुली घर से निकाल रहे हैं। तो पाना कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे जितने भी भाई बहन हैं उनको ऑलरेडी फियोंसे हैं और अब सिर्फ तुम ही बची हो। मैं होप करती हूँ कि तुम्हारा फियोंसे एक अच्छा लड़का होगा। ऐसा बोलकर अब पाना आप सोचती है कि जब काफी सालों पहले मैंने भी अपने पेरेंट्स को छोड़ा था तब मैं भी इसी तरीके से घबराई हुई थी। शायद मैं अपने आप को आरती के अंदर देख पा रही हूँ, पर अब मुझे चिंता करने की कोई भी बात ही नहीं है। वैन से मिलने के बाद जो इतनी शर्मीले से आरती थी उसने भी अपने आप को पुश किया अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। वैन एकदम फ्रेश एयर की तरह है। सीना प्रेजेंट का आता है जहाँ पर पाना अब सभी के सामने आती है। वो कहती है कि आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वैन के साथ एक अलायंस बना रही हूँ, यानी कि दोस्ती। अब तक तुम लोग को मार्कस की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, है ना? पर अगर तुम लोग मेरे साथ दोस्ती करोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम सभी को सपोर्ट करूंगी। मेरे साथ दोस्ती करने के बाद तुम लोग काउंट फर्डिनाटो के नाइट के इन्वेजन से भी बच जाओगे। ये सुनकर वैन भी अब सोचता है कि हाँ, पाना सही कह रही है। अगर हम लोग हमारे ही दुश्मनों के साथ दोस्ती कर लेंगे तो वो हमारे साथ ही बन जाएंगे और हमें फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, तो इससे हमारा ही फायदा है। पाना अब उसे कहने लगती है कि तुमने इतने कम समय में ही इस विलेज को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम आगे भी चलकर काफी कमाल की चीजें करोगे। मेरे साथ दोस्ती कर लो और फिर इस किंगडम के नाइट्स को पता चल जाएगा कि जो लॉर्ड वैन है वो मेरा दोस्त है। तो क्या तुम इस दोस्ती को एक्सेप्ट करोगे? वहीं वैन सोचता है कि मेरे फादर ने मुझसे सारा नाता तोड़ लिया है, इस वजह से मेरे सारे नोबल्स के साथ भी कनेक्शन टूट गए हैं, तो ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि दोबारा कभी नहीं आएगी। तो वैन भी अब उसके सामने बाव करता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूंगा। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।